अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है सन 1971 की। दोपहर को तकरीबन 2:58 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट बोइंग 727 अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन को पोर्टलैंड से सियाटल तक का सफर 45 मिनट में करना होता है। इसमें टोटल पैसेंजर्स की तादाद 32 होती है, जिसमें कुछ क्रू मेंबर और पायलट शामिल होते हैं। इसकी आखिरी सीट पे एक बंदा बैठा होता है जिसने ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाए होते हैं, जो बज़ाहिर एक बिजनेसमैन लगता है, जिसका नाम डैन कूपर होता है। कुछ टाइम के बाद डैन कूपर अपने पॉकेट से एक लेटर निकालता है और वहाँ की एक एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शॉपनर होता है उसे पकड़ा देता है। फ्लोरेंस शॉपनर समझती है कि ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो लेटर पढ़े बगैर अपने पॉकेट में रख लेती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद डैन कूपर उसे कहता है कि मिस, लगता है आपने लेटर पढ़ा नहीं, आप एक बार लेटर पढ़ ले। फ्लोरेंस शॉपनर जब लेटर पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है। उस लेटर में कुछ यूँ लिखा था, मिस, आई हैव अ बम एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। फ्लोरेंस शॉपनर लेटर पढ़ने के बाद उसके पास बैठ जाती है। कुछ टाइम के बाद डैन कूपर अपना सूटकेस खोलते हैं जिसमें बम पड़ा होता है। फ्लोरेंस शॉपनर ये बात जाके पायलट्स को बताती है। कुछ टाइम के बाद एक और एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलो होता है वो आके डैन कूपर के पास बैठ जाती है। टीना मकलो के हाथ में एक टेलीफोन होता है जिससे डैन कूपर पायलट से रब्ता करता है। डैन कूपर पायलट्स को बताता है कि मुझे रात 5 बजे से पहले 2 पैराशूट, $2 लाख और एक रिफिलिंग ट्रक सियाटल एयरपोर्ट पे चाहिए। ये अमेरिका की हिस्ट्री का पहला हाईजैक था, इसलिए उन लोगों ने डैन कूपर की सारी डिमांडें मान ली। सियाटल नेशनल बैंक से $2 लाख निकाले जाते हैं, पास की स्काई डाइविंग शॉप से 2 पैराशूट अरेंज किए जाते हैं और एक रिफिलिंग ट्रक सियाटल एयरपोर्ट पे पहुंचाया जाता है। जिस प्लेन को 45 मिनट में अपना सफर पूरा करना था वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। पैसेंजर्स को बताया गया कि टेक्निकल इशू की वजह से लैंडिंग में देरी हो सकती है। पैसेंजर इस बात से अनजान थे कि प्लेन में एक बम है और प्लेन हाईजैक हो चुका है। 5:45 प्लेन को लैंड कराया जाता है। वादे के मुताबिक डैन कूपर को $2 लाख और 2 पैराशूट और एक रिफिलिंग ट्रक दिया जाता है। तो डैन कूपर की सारी डिमांडें पूरी करते हैं, इसलिए डैन कूपर पैसेंजर्स को तो जाने देता है, लेकिन क्रू मेंबर और पायलट अभी भी इसी जहाज पे ठहरते हैं। कुछ टाइम के बाद प्लेन दोबारा उड़ान भरता है। डैन कूपर अपने पास बैठी हुई टीना मकलो से एक कॉल करवाता है पायलट्स को। वो पायलट्स को एक खास किस्म की इंस्ट्रक्शन देता है। वो पायलट्स को बताता है कि प्लेन का अल्टीट्यूड 10,000 फीट होना चाहिए, प्लेन के लैंडिंग गियर्स ओपन होने चाहिए और प्लेन की स्पीड 320 किलोमीटर होनी चाहिए और प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट्स बाकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन पायलट्स बताते हैं कि उनके पास फ्यूल की कमी है जिसकी वजह से प्लेन को मैक्सिको सिटी नहीं ले जाया जा सकता। पायलट्स डैन कूपर को 2 ऑप्शन देते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, एक रीनो और दूसरा फ्यूनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो जाते हैं। ये जहाज रात के अंधेरे में उड़ रहा था। FBI ने 2 फाइटर जेट प्लेन इसके पीछे लगा दिए थे। फाइटर जेट प्लेन इतनी कम स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद टीना मकलो को डैन कूपर कहता है कि जाओ पायलट्स के कैबिन में। जब टीना मकलो कैबिन का दरवाजा बंद कर रही होती है वो आखिरी बार डैन कूपर को देखती है। टीना मकलो कहती है कि मैंने जब डैन कूपर को देखा वो अपनी कमर पे कुछ बांध रहा था। इसके बाद डैन कूपर गायब हो जाते हैं। प्लेन के लैंडिंग स्टेज ओपन होने की वजह से ये बात जाहिर थी कि उसने आसपास के किसी इलाके में छलांग मार दी थी। जब प्लेन को लैंड कराया गया FBI ने उसकी अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक टाइव ढूंढी और एक पैराशूट जो डैन कूपर अपने पीछे छोड़ गया था। इससे पहले कि FBI उसे ढूंढना शुरू करे, FBI चाहती थी कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चले जिस जगह उसने जंप किया था। प्लेन ऑटो पायलट मोड पे था और प्लेन की स्पीड भी पता थी, जिसकी वजह से प्लेन का रूट मालूम कर लिया गया था। प्लेन के स्टेज जिस वक्त ओपन किए गए थे वो वक्त भी नोट कर लिया गया था। इस सारे इंस्ट्रक्शन को मद्देनजर रखते हुए एक खास सर्च एरिया डिफाइन किया गया और एक खास सर्च टीम बनाई गई डैन कूपर को ढूंढने के लिए। ये सर्च एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था जो कि शदीद सर्दी का इलाका था। जब सर्च टीम ने उस जगह डैन कूपर की तलाश की तो उन्हें डैन कूपर का कोई सुराग न मिल सका। कई ऑफिसर्स का मानना था कि डैन कूपर मर गया है क्योंकि उस जगह शदीद सर्दी थी। प्लेन के पायलट्स और क्रू मेंबर्स की मदद से डैन कूपर का स्केच तैयार कर लिया गया था। नोट्स के सीरियल नंबर भी नोट किए गए थे। अमेरिका की हिस्ट्री में यह पहली बार था जब FBI ने आम लोगों की मदद लेना शुरू की। डैन कूपर का स्केच और नोट्स के सीरियल नंबर अखबारों में शाया कर दिए गए थे और ढूंढने वाले के लिए एक खास किस्म का इनाम का ऐलान भी कर दिया गया था। हाईजैक के 9 साल बाद यानी सन 1980 में एक वाकया हुआ। कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार बीच के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इस बीच पे खेल रहा था कि इसी दौरान इसे 20 वाले नोट मिलते हैं जो कि 3 गड्डियां होती हैं। जब पेरेंट्स इस नोट्स को FBI के पास लेके जाती है तो खुशकिस्मती के साथ इस नोट्स के सीरियल नंबर उस नोट्स के सीरियल के नंबर के साथ मैच कर जाते हैं।
9 साल के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी इस डैन कूपर के केस में, लेकिन बजाय ये कि सुलझने के ये केस और उलझता जा रहा था। FBI के लिए जानना मुश्किल था कि ये इतनी दूर कैसे आया। असल में दोस्तों, टीना बार बीच उस सच एरिया से 27 किलोमीटर दूर है। पहले तो कई लोगों का मानना था कि ये डैन कूपर खुद चल के इस टीना बार बीच पे आया है, और कुछ का मानना था कि ये कोलंबियन रिवर में बहकर इस टीना बार बीच तक आए हैं। लेकिन जब बाद में तहकीक की गई तो कोलंबियन रिवर इससे उल्टी दिशा में बहता है, यानी इस बात का बिल्कुल इम्कान नहीं कि ये बहकर इस टीना बार बीच पे आ सकते हैं। जब इस बात की और तहकीक की तो इस बात का पता चला कि सन 1974 में इस बीच पर इजाफी मिट्टी डाली गई थी। FBI ऑफिसर्स का मानना था कि डैन कूपर या उसके साथी ने इस नोटों को यहाँ पे छुपा लिया है FBI को उलझाने के लिए, लेकिन इसके सिवा FBI के पास और कोई सबूत नहीं था। ये केस आज भी FBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन है। इस केस में डैन कूपर के सिर्फ एक टाई मिली और ये नोट मिले, इसके सिवा FBI के बारे में कोई और सुराग न मिल सका।